वंदना ने अभी अभी रसोई का काम निपटाया ही था कि अचानक दरवाजे की घंटी बज पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। भला इस समय कौन आया होगा। वंदना दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि इतने में सासू माँ जमुना जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आईं और आकर दरवाजा खोल दिया। सासू माँ की स्फूर्ति देखकर वंदना हैरान रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तक तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खा लें। खाना भी वंदना ने उन्हें कमरे में ही परोसा था। ऊपर से दूसरी हैरानी की बात ये थी कि उनके दरवाजा खोलते ही ननद नंदोई मनीष और ललिशा अंदर आए। इतनी रात को अचानक दोनों कैसे आ गए, वो भी अपने 2 साल के बेटे के बिना, जिसका बहाना लेकर वो रात को अक्सर आने से बचते थे। उन्हें देखकर वंदना मुस्कुरा कर कुछ पूछने को हुई ही थी कि वो लोग चुपचाप जमुना जी के पीछे पीछे उनके कमरे में चले गए। ना कोई नमस्ते ना ही कुछ और। कमरे में पहुंचते ही जमुना जी ने भी दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर वंदना हैरान थी कि आखिर चल क्या रहा था घर में। वंदना सारे विचारों को झटक कर अपने कमरे में गई तो उसके पति तरुण ने उससे पूछा, कौन आया है? मनीष जी और ललिशा जी आए हैं। इतनी रात को? पता नहीं, मम्मी जी के कमरे में है, दरवाजा अंदर से बंद है। आखिर चल क्या रहा है हमारे घर में? रहने दो, तुम इग्नोर करो। अब दरवाजा अंदर से बंद ही कर लिया है तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। कहकर तरुण दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। पर उसका व्यवहार वंदना को बड़ा अजीब सा लगा। सचमुच ये व्यवहार अजीब था। जिस बहन के आने पर भाई दौड़ता हुआ उससे मिलने चला जाता था, आज उसके आने पर दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ है। आखिर क्या कहे इसे। अभी 2 महीने पहले तक सब कुछ सही था। घर में ससुर जी, सासू माँ, जमुना जी, तरुण और वंदना और उसका 4 साल का बेटा प्रिंस ही थे। घर में ससुर जी की ही चलती थी, जिनके सामने जमुना जी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थीं। जमुना जी का अधिकतर झुकाव अपनी बेटी की ही तरफ रहता था। अक्सर कई बार ललिशा से संबंधित बातों को लेकर वो वंदना और तरुण को सुना भी देती थीं, पर उनके पति अपने बेटे बहू का ही साथ देते थे, इसलिए उन्हें चुप होना पड़ता था। कई बार उनके पति उन्हें समझा चुके थे कि यूं बेटे बहू पर दबाव मत डाला करो, बेटी तो आते से ही जाएगी पर बहू बेटे ही तुम्हारा साथ देंगे। पर तब जमुना जी चिढ़कर कहती थीं, आजकल कोई बेटा बहू निहाल नहीं करते हैं। लेकिन अभी 3 महीने पहले ससुर जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें लकवा हो गया था। इस कारण से वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए थे। उस दौरान उन्हें संभालने का काम तरुण और वंदना ने ही किया था। ललिशा तो 1-2 बार उनसे मिलने आई और 2-3 घंटे रुककर चली गई। जब कुछ सप्ताह के बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस दौरान वंदना ने ललिशा से मदद जरूर मांगी थी, पर उसने अपने बच्चे का बहाना कर दिया और वो आई नहीं। जबकि उसके सास ससुर ने खुद तरुण के सामने उसे वहां रहने के लिए कह दिया था। वो लोग तो अपने पोते की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हो गए थे, पर ललिशा आई नहीं। यहाँ तक कि उसके पति मनीष ने भी काम का बहाना कर दिया था। जब 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई, बस तब से सब कुछ बदल गया। तब तो 15 दिन ललिशा यहाँ रुकी भी और तब से इस 1.5 महीने में तकरीबन 10 बार चक्कर लगा भी चुकी थी। यहाँ तक कि मनीष जी भी अब उसके साथ बार बार यहाँ आ रहे थे। जब ये सब तरुण को अजीब लगा तो उसने इस बारे में पिछली बार जमुना जी से बात की। उसकी बात सुनकर जमुना जी भी नाराज हो गईं। जमुना जी ने जो कुछ कहा उसके बाद तरुण पूरी तरह से चुप हो गया। जमुना जी ने कहा था, ललिशा और मनीष जी सही कहते हैं, तुम लोग पूरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाना चाहते हो। अभी तो मेरी बेटी क्यों आ रही है यही सवाल करेगा, लेकिन कल को मुझे ही वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाओगे। ये सुनकर तरुण सकते में आ गया। इतने से दिनों में इतना जहर भर दिया इन लोगों ने जमुना जी के मन में। उसके लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने उनको समझाना भी चाहा, लेकिन वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उसके बाद से तरुण ललिशा के आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। खैर, वंदना अपने पलंग पर आकर लेट गई। चाय पानी के लिए उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि वो अगर पूछने भी जाती तो जमुना जी या ललिशा इल्जाम लगा देती कि ये लोग हमारी बातें सुनने के लिए आए हैं। वैसे भी ये रिश्ता ऐसा हो चुका था कि अब ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। ललिशा और मनीष शायद चले गए थे। वंदना ने बाहर आकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और जमुना जी का कमरा भी। तो वो अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपने बेटे को तैयार किया और स्कूल रवाना कर दिया। इधर तरुण भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आया ही था कि इतने में जमुना जी हाथ में कोई पेपर लिए उसके पास आईं और तरुण के सामने रखते हुए बोली,
तरुण, जाने से पहले इन पेपर पर साइन कर देना। तरुण ने हैरानी से उन पेपर की तरफ देखा और कहा, ये कैसे पेपर हैं? गांव की ज़मीन के पेपर हैं जो आज भी तुम्हारे दादाजी के नाम पर हैं। तुम्हारे पापा को तो बोलते बोलते भी उन्होंने अपने नाम नहीं करवाई थी। अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं उसको बेचना चाहती हूँ। इसके लिए वो ज़मीन मुझे अपने नाम पर करवानी है, इसलिए तुम्हारा हक त्याग चाहिए। ललिशा ने भी साइन कर दिए हैं। आपको पैसों की ज़रूरत है, पर किस लिए? तरुण ने सवाल किया। तुझे उससे क्या है? जमुना जी ने कहा, शायद पैसों की ज़रूरत आपको नहीं, आपके बेटी दामाद को है। तरुण ने सवालिया नज़रों से देखा तो जमुना जी एक बार तो झेंप गईं। हाँ, है ज़रूरत। मेरी बेटी जमाई को उनका बिजनेस सेट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और ये पैसा मैं उसी को दूंगी। तेरा क्या है? तेरे पास तो सरकारी नौकरी है, पर मेरे बेटी जमाई तो परेशान हो रहे हैं ना। ये सुनकर तरुण और वंदना दोनों सकते में आ गए। मम्मी, सरकारी नौकरी मुझे घर बैठे नहीं मिली है, मैंने भी मेहनत की है तब जाकर ये नौकरी मिली है। और रही बात तुम्हारी बेटी जमाई की, तो उनके पास कोई कमी नहीं है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अरे मनीष जी तो खुद इकलौते बेटे हैं, अपने पापा का साथ दें तो खुद बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, पर वो तो करना ही नहीं चाहते हैं। तरुण ने कहा। पर जमुना जी तो ज़्यादा ही गुस्सा हो गईं। उन दोनों ने जमुना जी को समझाना चाहा, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थीं। आखिर थक हार कर तरुण ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं ये ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मेरा भी हक चाहिए। देखा ना, आ गया ना अपनी वाली पर। सच ही कहती थी ना मैं, बेटा बहू कभी निहाल नहीं करते। जो कहना हो वो कहो मम्मी। बेटे बहू तो वैसे भी बदनाम हैं, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बेटी दामाद के प्यार में मैं रोड पर नहीं आना चाहता। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, फिर भले अपना हिस्सा उसे दो या अपनी बेटी पर लुटाओ, चाहे कुछ भी करो। आखिर तरुण ने कहा। आखिर जमुना जी ने भी तरुण को काफी कुछ सुनाया, ये सोचकर कि वो मान जाएगा, लेकिन तरुण झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब जमुना जी ने ललिशा और मनीष को भी फोन लगा दिया। वो दोनों भी उसी समय आ गए, पर तरुण की जिद के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर तब ललिशा बोली, भूल मत, ये मकान मम्मी का है। ये आज चाहे तो तुम लोगों को घर से निकाल सकती हैं, लेकिन मकान तो इसी के नाम पर है। अचानक जमुना जी ने कहा, क्या आपने मकान भैया के नाम पर कर दिया? ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो आप? ललिशा ने कहा, अरे 2 कमरों का ही तो मकान था, इसे पूरा बनवाने के लिए लोन उठाना था। अब इसकी सरकारी नौकरी थी तो कम ब्याज के कारण तेरे पापा ने ये मकान इसके नाम कर दिया था। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है? सच में अक्ल नहीं है आप में। पहले पापा से बातें सुनती रहती थी, अब भाई की बातें सुनती रहो। तुम इसी लायक हो। ललिशा चिल्लाते हुए बोली, बेटा ये क्या बोल रही है तू? अचानक ललिशा को इस तरह बोलते देखकर जमुना जी ने कहा, अब क्यों बेवजह समय खराब कर रही हो? जो जमीन से हिस्सा मिल रहा है वो लो और चलो यहाँ से। अचानक मनीष ने कहा। उसकी बात सुनकर ललिशा ने वो पेपर जमुना जी के हाथ से ले लिए और वहीं फाड़कर फेंक दिए। नहीं करना मुझे कोई हक त्याग, मुझे तो मेरा भी हिस्सा चाहिए, कहकर ललिशा पैर पटकती हुई वहाँ से मनीष के साथ रवाना हो गई। जमुना जी ये सब देखते ही रह गईं। कैसे बेटी जमाई ने एकदम से रंग बदल लिया। मम्मी, हो गई ना तसल्ली? यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, पर आपको समझ में नहीं आ रही थी। अचानक वंदना ने कहा, अरे जो बेटी अपने बीमार पिता के लिए नहीं आ पाई, अचानक उसके पास इतना वक्त कैसे आ गया कि उनके मरते ही वो आपके पास बार बार आने लगी? कभी कभी कुछ खून के रिश्ते भी स्वार्थी होते हैं, तरुण ने कहा। आखिर तरुण और वंदना की बात सुनकर जमुना जी अपना सा मुंह लेकर रह गईं। कुछ समय के बाद तरुण ने वो पुरानी जमीन बेचकर आए हुए पैसों में से उसके 3 हिस्से कर दिए। ललिशा को उसका हिस्सा दे दिया और एक हिस्सा जमुना जी के नाम कर दिया। लेकिन उसके बाद ये रिश्ता वहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ना ही ललिशा इस रिश्ते को निभाना चाहती थी और ना ही अब जमुना जी इस रिश्ते को रखना चाहती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।